Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 21st May 2022. So इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We'll talk about the foreign direct investment FDI in India. After that we'll discuss the Pegasus snooping. Then we'll talk about tour of duty followed by Central Advisory Board on Archaeology, and then we'll talk about genetically modified crops. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI. So FDI is in news because for our फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 2022 जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है, इंडिया में FDI का फ़्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो फ़्लो रहा है, दैट इज़ ऑफ अराउंड $83.57 बिलियन एंड दिस इज़ द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी तक रिकॉर्ड की गई है. तो हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है 2021 एंड 2022, इसमें इंडिया ने हाईएस्ट FDI इनफ्लो रिसीव किया है इन $83.57 बिलियन. नाउ यहाँ पे अगर हम की हाइलाइट्स देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉप इन्वेस्टर्स कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट किया है. तो सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टर के तौर पे हमारे पास आता है सिंगापुर. जितनी हमारे पास FDIs आई हैं उनमें से 27% कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? सिंगापुर का रहा है. ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सिंगापुर इज़ फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स से जो FDI हमारे पास आई है दैट इज़ ऑफ 18%. एंड देन एट थर्ड पॉइंट वी हैव मॉरिशस. सो टॉप इन्वेस्टर्स में सिंगापुर, US और मॉरिशस आते हैं. Singapore is the top most investor followed by US and then Mauritius. ये ट्रेंड याद रखेंगे. ये तो था कि टॉप इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द टॉप डेस्टिनेशंस जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, व्हाट आर द टॉप FDI डेस्टिनेशंस, तो इंडिया में जो टॉप रेसिपिएंट स्टेट है दैट इज़ कर्नाटका. कर्नाटका इज़ द टॉप रेसिपिएंट स्टेट. जितना हमारे पास टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो हुआ है इंडिया में, उसका 38% शेयर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के पास है. सो टॉप डेस्टिनेशन कर्नाटका है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कुछ 26% FDI इनफ्लो हुआ है, एंड देन दिल्ली. सो कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, these are the top FDI destinations, the top recipient states in terms of FDI's inflow. तो 2 पॉइंट हो गए. टॉप इन्वेस्टर्स पता चल गए, टॉप FDI डेस्टिनेशंस पता चल गए. इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में जिनको ज़्यादा FDI इनफ्लो मिला है. तो याद रखेंगे फॉर दिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 2022 यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दिस इमर्ज्ड एज अ टॉप रेसिपिएंट फॉर द FDI's इक्विटी इनफ्लो. कुछ 25% शेयर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला है, विच इज़ फॉलोड बाय सर्विसेज को 12% मिला है, एंड देन ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसको भी 12% शेयर मिला है. तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है? दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉलोड बाय सर्विसेज एंड देन ऑटोमोबाइल सेक्टर. ना यहाँ पे हमारा जो बेसिक्स रिलेटेड है FDI से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आप अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में FDI के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम बस क्विकली गो थ्रू करेंगे ताकि हमें एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि FDI होता क्या है. बट इसे आप काफ़ी डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ेंगे. तो FDI की अगर हम बात करें तो इसके नेम को सबसे पहले ब्रेक डाउन कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो
एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई फॉरेनर जो कि किसी कंट्री का रेजिडेंट है, अपने होम कंट्री का रेजिडेंट है, वो किसी दूसरी कंट्री में, जिसे हम कह सकते हैं होस्ट कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में कोई ओनरशिप एक्वायर करता है, कोई एसेट लेता है, उस एसेट की ओनरशिप लेता है। वो ओनरशिप चाहे उसकी प्रोडक्शन लेवल पे कंट्रोल को लेकर हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हो, या किसी और एक्टिविटीज़ के लेवल पे हो। तो एक फॉरेन रेजिडेंट ने, किसी और कंट्री के रेजिडेंट ने किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई एसेट की ओनरशिप ली हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो फॉरेन एंटिटी हैं, दे बाय स्टॉक्स एंड दी बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड FPI में जो फॉरेनर है, जो इन्वेस्टर है, उसे बिजनेस का कंट्रोल नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ वो शेयर और बॉन्ड्स ले सकते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। लेकिन जैसे कि हम FDI की बात कर रहे हैं, FDI में किसी और कंट्री का रेजिडेंट ओनरशिप ले सकता है किसी फर्म में, चाहे वो प्रोडक्शन की स्टेज पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे हो, किसी और एक्टिविटी को लेकर हो। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट दी ओनरशिप। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो हैं वो बाय किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो बिज़नेस को कंट्रोल नहीं करता। ये एक बड़ा डिफरेंस है FDI और FPI में। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की। सो इक्विटी कैपिटल ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली FDI's परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज इन अ कंट्री अदर देन इट्स ओन। हमारे पास कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने हमारी कंट्री में किसी और एंटरप्राइजेस के शेयर्स खरीदे हैं एक्सेप्ट फॉर देयर ओन, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्विटी कैपिटल। देन वी हैव री इन्वेस्टेड अर्निंग, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की जो शेयर ऑफ अर्निंग है वहाँ से आती है, एंड दिस इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बाय द एफिलिएट्स। ये जो अर्निंग है, दीज आर नॉट रेमिटेड टू द डायरेक्ट इन्वेस्टर, दे आर रिटेल्ड प्रॉफिट्स by the affiliates are reinvested। इसका नाम ही ये री इन्वेस्टेड अर्निंग। तो जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का जो शेयर ऑफ अर्निंग है वो डिविडेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो अर्निंग जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर को रेमिट नहीं होगी, रादर जो प्रॉफिट्स रिटेन किए गए हैं, जो एफिलिएट्स हैं, उनको री इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड देन देयर इज इंट्रा कंपनी लोन और इंट्रा कंपनी डेट ट्रांजैक्शन, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर जो लेंडिंग ऑफ फंड्स होता है बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और द एफिलिएट एंटरप्राइजेस, इनके बीच में ये देखने के लिए मिलता है। देन आप अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे द रूट्स थ्रू विच इंडिया गेट्स FDI। तो 2 तरह के रूट्स हैं, वन इज़ ऑटोमेटिक रूट एंड द अदर वन इज़ गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो इस रूट के द्वारा जो फॉरेन इक्विटी है, दे डोंट नीड एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द RBI। दिस इज़ ऑटोमेटिक रूट, डायरेक्ट रूट। यहाँ पे गवर्नमेंट की या RBI की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये पहला रूट है। इसके अलावा हमारे पास एक और रूट है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट रूट। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो फॉरेन एंटिटी है उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, तो ये एक तरह का सिंगल विंडो क्लियरेंस एप्लीकेशन है जिसके थ्रू यहाँ पे अप्रूवल दिया जाता है। तो गवर्नमेंट रूट में पहले अप्रूवल देंगे। अप्रूवल कहाँ से लेंगे, इसके लिए कौन सी विंडो है? इट्स अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, जहाँ से सभी क्लियरेंसेस मिलती हैं। एंड दिस गवर्नमेंट रूट इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेड बाय Department for Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce and Industry। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पेगासस स्नूपिंग से रिलेटेड है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड 4 more weeks to the technical committee to submit the report on this spyware। And
ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन टेक्निकल कमेटी को अलाउ की है, एंड इस दौरान द टेक्निकल कमेटी है दे आर एग्जामिनिंग द 29 मोबाइल्स फॉर द पेगासस स्पाईवेयर, एंड पैनल ने इसे लेकर कुछ जर्नलिस्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी रिकॉर्ड की हैं। ना दिस इज़ द न्यूज़ कि जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जो कि स्पाईवेयर के ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उनको 4 मोर एडिशनल वीक्स दिए गए हैं ताकि वो अपना जो एक्सटेंशन उनको दिया गया है वो 29 मोबाइल्स को एग्जामिन कर रहे हैं एंड जर्नलिस्ट की स्टेटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं। यहाँ से हमारे लिए पेगासस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो इशू को समझते हैं। तो there is a complaint of the petitioner. It is about the misuse or the likely misuse of the Pegasus spyware, and that this can lead to the violation of right to privacy. कि इस spyware का misuse किया जा रहा है या फिर misuse हो सकता है और इससे हमारे जो right to privacy है वो खतरे में आती है। इसे लेकर petitioners ने petition लगाई है, इसकी complaint की है। ना पेगासस स्पाईवेयर का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये जो कंटिन्यूड यूज़ है पेगासस स्पाईवेयर का, जो पेगासस है दिस इज़ बेसिकली एन इजरायली कंपनी जो कि इसे सेल करती है टू गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, एंड द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ दिस स्पाईवेयर हैज़ बीन कंफर्म्ड विद फ्रेश रिपोर्ट्स लाइक द फोन इट टारगेट्स, एंड पेगासस हैव बीन apparently updated and now comes with new surveillance capabilities as well. तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है that there is likely that this software can be misused or and इससे जो right of privacy है वो यहाँ पे violate हो सकता है। Then again, what is Pegasus? So Pegasus is a basically spyware tool. इसे इजरायली फर्म ने डेवलप किया है। The firm is the NSO Group. इस NSO ग्रुप ने इस स्पाईवेयर टूल को बनाया है। इस टूल को यूज़ करके जो स्पाईवेयर स्पाई है दे कैन स्पाई ऑन पीपल थ्रू देयर फोन्स। फ़ोन को यूज़ करते हुए यहाँ पे स्पाई किया जा सकता है। तो पेगासस में बेसिकली क्या होता है कि एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजा जाता है और अगर वो टारगेट उस लिंक के ऊपर क्लिक कर ले तो वो जो मालवेयर है या फिर वो जो कोड है उससे जो सर्वेलेंस इंस्टॉल हो जाती है ऑन द यूज़र्स फ़ोन, और एक बार अगर पेगासस इंस्टॉल हो गया तो अटैकर अपना जो एक्सेस है, जो टारगेट है, टारगेट का जो फ़ोन है उसका पूरा का पूरा एक्सेस अटैकर को मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक एक्सप्लॉइटेड लिंक आएगा, अगर टारगेट ने उसके ऊपर क्लिक कर लिया तो ऑटोमेटिकली फ़ोन के अंदर जो पेगासस है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो गया यहाँ से कंप्लीट एक्सेस जो अटैकर है उनको मिल जाएगा फॉर द टारगेट्स फ़ोन। तो अब इससे होता क्या है, ओके एक्सेस मिल गया। सो नाउ तो पेगासस कैन सेंड बैक द टारगेट्स प्राइवेट डेटा जिसके अंदर पासवर्ड्स, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैलेंडर इवेंट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, लाइव वॉइस कॉल्स फ्रॉम द पॉपुलर मोबाइल मैसेजिंग एप्स एज वेल। ये सब डाटा पेगासस निकालना शुरू कर देता है, एंड इवन टारगेट का जो फ़ोन कैमरा है और जो माइक्रोफोन है ये भी टर्न ऑन किए जा सकते हैं, जिससे कि जो फ़ोन है उसकी विसिनिटी में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ कैप्चर किया जा सकता है। तो इससे जो स्कोप ऑफ सर्विलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। दिस इज़ ऑल व्हाट द पेगासस कैन डू। फिर यहाँ पे एक और टर्म आती है ज़ीरो क्लिक अटैक। व्हाट इज़ ज़ीरो क्लिक अटैक? तो ज़ीरो क्लिक अटैक बेसिकली स्पाईवेयर जैसे पेगासस को हेल्प करता है दैट दे कैन कंट्रोल ओवर अ डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन और ह्यूमन एरर। तो बिना ह्यूमन इंटरैक्शन के, बिना ह्यूमन एरर के ज़ीरो क्लिक अटैक के थ्रू जो पेगासस है वो डिवाइसेस का कंट्रोल गेन कर लेता है। तो अभी तक सारी अवेयरनेस है कि किस तरह जो फिशिंग अटैक होता है उसे अवॉइड करना है, कौन कौन से लिंक्स ऐसे लिंक्स जो कि पॉइंटलेस हैं उनको क्लिक नहीं करना। बट इफ द टारगेट इज द सिस्टम इटसेल्फ, देन व्हाट? So most of these attacks they exploit the software.
वो सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट करते हैं जो कि डाटा रिसीव करता है बिफोर इट कैन डिटरमाइन वेदर व्हाट इज़ कमिंग इन इज़ ट्रस्टवर्दी और नॉट। कोई क्लाइंट की ईमेल तो नहीं है, तो इससे पहले कि सॉफ्टवेयर ये बताए कि क्या ये लिंक जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये उसी को अटैक कर देता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में है। सो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स फाइनलाइजिंग द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। बहुत जल्द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत जो यंगस्टर्स हैं उनको एज अ सोल्जर रिक्रूट किया जाएगा ओनली फॉर 3 years। सिर्फ 3 साल के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनको एज अ सोल्जर रिक्रूट किया जाएगा। एंड ये जो मूव है ये इसलिए है कि जो एक तो जो करंट बैकड्रॉप हमें देखने के लिए मिलता है इन द अर्जेंट नीड टू कर्ब द बलूनिंग सैलरी, जो पेंशन बिल्स हैं, जो सैलरीज़ हैं, उनको डिक्रीज़ करते हुए, जो कि अल्टीमेटली मिलिट्री की जो मॉडर्नाइजेशन है उसे इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि सैलरी बिल, पेंशन बिल ही बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ 3 साल के लिए सोल्जर्स को, यंगस्टर्स को एज अ सोल्जर रिक्रूट किया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज टूर ऑफ ड्यूटी। नाउ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का बैकग्राउंड देखें तो ये स्कीम लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इसे पुश किया था। तो इसके अंदर बेसिकली जो सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा एंड दे विल बी कॉल्ड एज अग्निवीर एंड दे हैव द फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 years ऑफ सर्विस। और ये बेसिकली वॉलंटरी एंगेजमेंट के बेसिस पे होगा एंड इट विल बी नोन एज द अग्निपथ एंट्री स्कीम। तो अग्निपथ एंट्री स्कीम से जो 3 साल के लिए सोल्जर्स आएंगे उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। So it is for youth who do not want to make defense services their permanent vocation, but they still want the experience to thrill and adventure of military professionalism. Long term profession नहीं बनाना चाहते, vocation नहीं बनाना चाहते, लेकिन they want to experience the military profession, तो उनके लिए 3 साल की जो स्कीम है टूर ऑफ ड्यूटी, इसे यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। नाउ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का अगर हम बेनिफिट देखें तो इससे सोल्जर्स को बेनिफिट है। सोल्जर्स विल बी गिवन पे आउट अलॉन्ग विद द प्रायोरिटी इन रिक्रूटमेंट टू द अदर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रायोरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात हो। एंड यहाँ से जो हमारा कॉरपोरेट इंडिया है उसे भी नच करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज दे विल बी हायरिंग सच एक्स tour of duty recruits for the specific line of work in the private sector, and this will be done on priority basis also. तो एक तो यहाँ पे सोल्जर्स को बेनिफिट हो जाएगा। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम से गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। एक तो जो इशू है दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, बट दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ पे राइज एंड पेंशन। So as per the original tour of duty proposal, जो prospective lifetime saving है in the cost of engagement of a single jawan who leaves after 17 years of service with pension and other benefits, as compared to tour of duty Japan, it will be rupees 11.5 crore. And ये जो cumulative money है इसे अगर पे या फिर gratuity payments में दिया जाए, so this will be consequently be used as a much needed for military modernization. Instead of diverting this money towards salaries and pensions, military can use the money for modernization. आगे बढ़ते हैं। Our next news article is about Central Advisory Board of Archaeology. So the central government is going to reconstitute the Central Advisory Board of Archaeology. तो ये जो बोर्ड है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है ऑन ऑल द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, एंड ये एक तरह का एक लिंक बनाता है बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दिस बेसिकली वर्क्स टू प्रमोट द रिसर्च, टू हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर,
Also, this board will help to develop the archaeological sites in our country. And ये जो Central Advisory Board on Culture है, as the name suggests, it is constituted to advise the Ministry of Culture, जिससे कि इंडियन सोसाइटी के जो डिफरेंट लेवल्स हैं वहाँ पे जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर अटेंशन दिया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है. एम क्या है? एम यही है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स को इवॉल्व कर सकें जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी की जो क्रिएटिविटी है एट डिफरेंट लेवल उसके ऊपर फोकस कर सके, उसे अपनी अटेंशन दे सके इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. And so that there is closer contact of Archaeological Survey of India with Indian University. And यहाँ पे जो Central Advisory Board on Culture है, इसका tenure 3 years का होगा from the date of resolution. Chairperson की बात करें तो Ministry of Culture will preside over the meeting of the Central Advisory Board on Culture. And then lastly, genetically modified crops are in news, because recently Department of Biotechnology has issued some guidelines which basically gonna ease the norms about the research into the genetically modified crops and the circumventing challenges of using foreign genes to change the crops profile. Genetically modified, तो क्रॉप्स में कुछ फॉरेन जीन्स डाल के जो चेंजेस किए जाते हैं, जो मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, उसे कहा जाता है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन. तो ना इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिससे कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जो रिसर्च के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको ईज आउट किया गया है. एंड दिस विल बेसिकली गोना सर्कमवेंट द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग द फॉरेन जीन्स टू चेंज द क्रॉप्स प्रोफाइल. सो फॉर दिस there are guidelines for safety assessment of genome edited plants 2022. Now इसमें जो researchers हैं उनको exempt किया गया है, who gonna use the gene editing technology to modify the genome of the plant. So now they don't need to seek some approvals from the Genetic Engineering Appraisal Committee, which is basically the expert committee of Environment Ministry in this respect. तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, they will evaluate the research into the genetically modified plants, and they will recommend or disapprove their releases into the farmers field. Ultimately जो final call है वो तो environment ministry ही लेगी, as well as the states जहाँ पे वो plants को cultivate किया जाएगा. And the environment ministry too has sanctioned from this exemption. So that is all for today's video. आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.